वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स की जो कि हमने लिए हैं नेपोलियन हिल की मशहूर बुक हाउ टू ओन योर ओन माइंड से। ये लेसन्स आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने दिमाग, अपने थॉट्स और अपने फोकस को स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज और कंट्रोल कर सकते हैं। और हाँ, ये समरी प्रैक्टिकल इंसाइट से भरी हुई है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सीधे पॉइंट्स पर आते हैं। यहां से निकलता है हमारा लेसन 1। अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए और उन पर एक्शन लीजिए, जिसे बुक में क्रिएटिव विजन कहा गया है। एंड्रू कार्नेगी ने इस टर्म को बहुत डिटेल में समझाया है। हाँ, पर जनरली सोसाइटी में क्रिएटिव वर्ड को ना सीधा आर्टिस्ट्स, पेंटर्स या राइटर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस या डेली लाइफ में क्रिएटिविटी का क्या काम। सही बात है, लेकिन कार्नेगी के हिसाब से क्रिएटिव विजन का ड्राइंग या म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखो, मैं थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कार्नेगी का क्रिएटिव विजन का डेफिनेशन बहुत ही ब्रूटल और एक्शन ओरिएंटेड था। उनके हिसाब से क्रिएटिव विजन का मतलब है अपने आसपास के माहौल में छिपे हुए अवसरों को देख पाना, यानी अपॉर्चुनिटीज को। हाँ, और सबसे जरूरी बात, उन पर तुरंत एक्शन लेना, क्योंकि सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख लेना विजन नहीं है। वो तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन हुई ना। एग्जैक्टली। जब आप उस ऑब्जर्वेशन के साथ एक्शन को जोड़ते हैं, तब जाकर वो क्रिएटिव विजन बनता है। और इस विजन को रियलिटी में बदलने का जो मेन इंजन है, वो है हमारी इमेजिनेशन। लेकिन इमेजिनेशन को लेकर भी लोगों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं यार। हमें लगता है कि इमेजिनेशन बस हवा में महल बनाना है, दिन में सपने देखना। जबकि इस बुक में इमेजिनेशन को दो बहुत ही डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हाँ, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। मुझे ना वो सिंथेटिक इमेजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही प्रैक्टिकल लगा, स्पेशली थॉमस एडिसन के एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में। वो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का, है ना। लोग सोचते हैं कि एडिसन ने जीरो से बल्ब इन्वेंट कर दिया। एक दिन वो बैठे थे और अचानक उनके दिमाग में बल्ब जल गया, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक लैंप पहले से एग्जिस्ट करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर का जो वायर था वो बहुत जल्दी जल जाता था, तो वो प्रैक्टिकली यूजलेस थे। हाँ, और यहीं पर सिंथेटिक इमेजिनेशन काम आती है। देखो, एडिसन ने कोई नई एनर्जी इन्वेंट नहीं की, तो उन्होंने बस कनेक्ट किया। सही कहा। उन्होंने दो पुराने एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को उठाया। एक तरफ थी इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरी तरफ था चारकोल। चारकोल की खासियत ये थी कि वो बहुत देर तक हीट सस्टेन कर सकता था। तो उन्होंने इन दोनों को सिंथेसाइज किया, जोड़ दिया। एग्जैक्टली। उन्होंने सोचा कि अगर मैं चारकोल जैसी किसी चीज को फिलामेंट के रूप में यूज करूं तो क्या होगा। उन्होंने पुराने आइडियाज का एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब एग्जिस्टिंग पीसेस को जोड़ना। हाँ, सिंथेटिक इमेजिनेशन बेसिकली एक पजल सॉल्व करने जैसा है, जहां सारे पीसेस पहले से टेबल पर होते हैं, आपको बस उन्हें एक नए पैटर्न में फिट करना होता है। तो अगर सिंथेटिक इमेजिनेशन एग्जिस्टिंग डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है? क्या ये वही यूरेका मोमेंट है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? टेक्निकली हाँ। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो स्टेट है जहां आप डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि एक नया डॉट अचानक से आपके दिमाग में आ जाता है। ये एक सडन फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन होता है, जैसे एक कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। बिल्कुल। खुद एडिसन ने भी इसका अनुभव किया था, जब उन्हें किसी बिल्कुल नई चीज का आइडिया अचानक से आता था। लेकिन इसमें एक कैच है। कैसा कैच? ये अचानक आने वाले आइडियाज ना हवा से नहीं आते। ये तभी आते हैं जब आपका दिमाग किसी एक प्रॉब्लम पर इतनी डीपली फोकस कर रहा हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में उस पर काम करना शुरू कर दे। ये तभी काम करता है जब आपका दिमाग नई पॉसिबिलिटीज के लिए कंप्लीटली ओपन हो। पर एक आम इंसान के लिए जो अपनी 9 to 5 जॉब में फंसा है, वो इस सोई हुई इमेजिनेशन को एक्टिव कैसे करे? बुक में इसके लिए 5 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इमेजिनेशन को जागृत करने के, जो कि हमारे इस लेसन 1 का ही हिस्सा है, जिसमें सबसे पहला है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। मतलब आपका गोल पत्थर की लकीर की तरह क्लियर होना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, तो सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं। आपको एग्जैक्ट अमाउंट और टाइमलाइन पता होनी चाहिए। इसका एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। जब आपका पर्पस वेग होता है ना, तो दिमाग की एनर्जी डिस्पर्स हो जाती है, भटक जाती है, जैसे बिना लेंस के लाइट। एग्जैक्टली। लेकिन जब पर्पस डेफिनेट होता है, तो इमेजिनेशन को एक क्लियर टारगेट मिल जाता है। फिर आता है दूसरा प्रिंसिपल, जिसे द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल कहते हैं। लोग अक्सर अकेले सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने ही बायसेस में फंस जाते हैं। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का मतलब है एक ही गोल के लिए एक ग्रुप में बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना।
जब 2 या 3 फोकस दिमाग एक साथ किसी प्रॉब्लम पर सोचते हैं तो उनके आइडियाज आपस में टकराते हैं और वहां से एक तीसरा दिमाग क्रिएट होता है। सही पकड़ा आपने। एक ऐसी एनर्जी जो अकेले इंसान की कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मैं इस बारे में सोच ही रहा था कि अकेले काम करने की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, पर जो तीसरा प्रिंसिपल है ना, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, वो टोटली इंडिविजुअल एफर्ट पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपको जितने पैसे मिल रहे हैं या आपसे जितनी उम्मीद की जा रही है उससे थोड़ा ज्यादा डिलीवर करना। यहाँ मुझे एना का केस स्टडी बहुत ही फैसिनेटिंग लगा था। हाँ, वो एनिमल रेस्क्यू वाला एग्जाम्पल। एना को जानवरों से बहुत लगाव था, जो कि काफी कॉमन बात है, लेकिन उसने सिर्फ पेट पालने तक खुद को लिमिट नहीं किया। उसने अपने लोकल एनिमल रेस्क्यू में वॉलंटियर करना शुरू किया। और उसने सिर्फ बेसिक काम नहीं किए माँ। वही तो, उसने अपनी इमेजिनेशन यूज की, नए फंडरेजिंग आइडियाज निकाले, एनिमल्स के अडॉप्शन के लिए नई स्ट्रैटेजीज बनाई। अन्ना के केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन छुपा है वो ये है कि जब आप एक्स्ट्रा माइल जाते हैं तो आप एसेंशियली अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर धकेल रहे होते हैं, फोर्स कर रहे होते सोचने पर। हाँ, जब अन्ना ने स्टैंडर्ड वॉलंटियरिंग से आगे बढ़कर नई स्ट्रैटेजीज सोचना शुरू किया तो उसने नए रास्ते खोले। इमेजिनेशन तभी एक्टिव होती है जब सिचुएशन डिमांड करती है, उसके बिना दिमाग लेजी हो जाता है। और चौथा प्रिंसिपल जो नेपोलियन हिल बताते हैं वो है अप्लाइड फेथ। ध्यान दीजिए, सिर्फ फेथ नहीं, अप्लाइड फेथ। मुझे लगता है इस वर्ड अप्लाइड में ही सारा राज छिपा है। क्योंकि सिर्फ विश्वास करके घर बैठने से कुछ नहीं होगा। अप्लाइड फेथ का मतलब है उस विश्वास के बेसिस पर रिस्क लेना, प्रैक्टिकली एक्शन लेना। अगर आपको खुद पर डाउट है तो आपकी इमेजिनेशन सबसे पहले आपको फेल होने के 100 तरीके दिखाएगी। सही बात है। फेथ उस नेगेटिव इमेजिनेशन को ब्लॉक करके सोल्यूशन ओरिएंटेड इमेजिनेशन को फ्यूल देता है। और 5वां प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवर, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम में सबसे ज्यादा मिसिंग है लोगों में। कैसे? देखिए, एडिसन ने बल्ब बनाते वक्त हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। एक अटेम्प्ट फेल होता था तो वो उसका डेटा नोट करते थे, उस फेलियर को कैटेगराइज करते थे और उस लॉजिक के बेसिस पर अगला एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते थे। एफर्ट था, पर वो हाईली ऑर्गेनाइज था, हवा में तीर नहीं चला रहे थे वो। एग्जैक्टली। यहीं से हमारी डिस्कशन के एक बहुत क्रिटिकल हिस्से पर आते हैं, जिसे हम लेसन 2 का नाम देंगे, इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि हम दिन भर में हजारों डिसीजंस लेते हैं, लेकिन हम किस बेसिस पर सोच रहे हैं ये हम रेयरली क्वेश्चन करते हैं। बुक में सोचने के 2 तरीके बताए गए हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। हाँ, इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। जैसे आसमान में काले बादल देखे तो बाहर निकलते वक्त छाता ले लिया। आपको 100% नहीं पता कि बारिश होगी, पर आपने साइंस देखकर एक जनरल अजम्पशन बना लिया। डेली लाइफ के छोटे मोटे डिसीजंस के लिए इंडक्टिव रीजनिंग ठीक है, क्योंकि आप हर चीज को डीप एनालाइज तो नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस जैसे करियर, मैरिज या इन्वेस्टमेंट्स, उन्हें भी गट फीलिंग पर लेने लगते हैं। हाँ, उन्हें इंडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पर लेने लगते हैं। वहीं डिडक्टिव रीजनिंग काम आती है। डिडक्टिव रीजनिंग एक्सक्लूसिवली नोन फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशंस या अजम्पशंस पर नहीं। सिर्फ फैक्ट्स। बिल्कुल। किसी चीज को फैक्ट तभी माना जाता है जब वो हर पैरामीटर पर टेस्ट हो चुकी हो। जैसे किसी अनमैरिड आदमी को बैचलर कहना, ये एक वेरीफाइड फैक्ट है, किसी की पर्सनल ओपिनियन नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो लोग ओपिनियंस और फैक्ट्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल भूल चुके हैं। दुनिया में हर किसी के पास एक ओपिनियन है और वो उसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वही अल्टीमेट फैक्ट हो। आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो ये और भी ज्यादा सच है। यहाँ डायना का एग्जाम्पल बहुत स्ट्रांगली उभर कर आता है। डायना अपनी लाइफ के मेजर डिसीजंस लेते वक्त अपने फ्रेंड्स और फैमिली की बातें सुनती जरूर है, लेकिन वो उनकी एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। वो उन्हें फिल्टर करती है। हाँ, वो देखती है कि मेरी फैमिली मुझे जो एडवाइस दे रही है, क्या वो उनके अपने पर्सनल फियर्स पर बेस्ड है या किसी सॉलिड फैक्ट पर। डायना का अप्रोच सच में बहुत मैच्योर है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमसे प्यार करते हैं उनकी एडवाइस हमेशा सही होगी, क्योंकि उनके इंटेंशंस अच्छे होते हैं। एग्जैक्टली। पर इमोशन और लॉजिक 2 अलग चीजें हैं। फैमिली का इंटेंशन सही हो सकता है, पर उनका डेटा गलत हो सकता है। और ये इंफॉर्मेशन फिल्टरिंग आजकल सिर्फ फैमिली एडवाइस तक लिमिटेड नहीं है। ब्रैंडन का केस याद है आपको? हाँ, ब्रैंडन का एग्जाम्पल बहुत एप्ट है यहाँ। ब्रैंडन को न्यूज पढ़ने का बहुत शौक है, पर उसे पता है कि आजकल मीडिया में बायस किस लेवल पर है। तो जब वो कोई सेंसेशनल न्यूज पढ़ता है
तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो वेरीफाई करता चीजों को। बिल्कुल, वो अलग अलग सोर्सेज चेक करता है, देखता है कि एक्चुअल इवेंट क्या था और उस पर ओपिनियंस क्या थोपे गए हैं। वो न्यूज़ कंज्यूमर है पर पैसिव कंज्यूमर नहीं है। ब्रैंडन और डियाना दोनों ही अपने दिमाग को एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस बुक में एक एनालॉजी दी गई है जो मुझे लगता है इस पूरी डिस्कशन का सबसे पावरफुल हिस्सा है। दिमाग एक कैमरा की तरह है। ये बहुत ही ब्रिलियंट कंपैरिजन है। जरा इस बारे में सोचिए, एक कैमरा वही रिकॉर्ड करता है जहां उसका लेंस फोकस होता है। अगर आपने फोकस सेट नहीं किया है तो कैमरा बैकग्राउंड की नॉइज, ब्लर, आते जाते लोग सब कुछ कैप्चर कर लेगा। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। अगर हम कॉन्शियसली उसको डायरेक्ट नहीं करेंगे तो वो गॉसिप, फेक न्यूज, एंजाइटी और सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इस एनालॉजी का इम्प्लीकेशन बहुत गहरा है। कैमरा का फोकस ना ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता, उसको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है आपको। और इस मैनुअल एडजस्टमेंट के लिए चाहिए कंट्रोल्ड हैबिट्स और विल पावर। मेहनत लगती है इसमें। हाँ, जब तक आप अपने अटेंशन को कंट्रोल करने की इंटेंशनल प्रैक्टिस नहीं करते, आपका लेंस भटकता ही रहेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में एमिल हुए का नाम आता है, जो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। हाँ, उन्होंने एक फेमस फॉर्मूला दिया था, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। पहली बार सुनने में ये थोड़ा बचकाना लग सकता है, जैसे कोई अपने आप को बेवकूफ बना रहा हो। मुझे भी ये लगा था शुरू में। ऐसा लगता है जैसे हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी प्रमोट कर रहे हैं कि सब कुछ बुरा हो रहा है फिर भी बोलते रहो कि सब ठीक है। पर ये ऐसी हवाबाजी नहीं है। नहीं है। जब मैंने पेनेलोपी के एग्जाम्पल पर फोकस किया तो मुझे समझ आया कि ये मैजिकल थिंकिंग नहीं है। पेनेलोपी एक बेकर थी जिसका सपना अपनी खुद की बेकरी खोलना था। उसने सिर्फ अफर्म नहीं किया बैठकर, उसने एक्शन भी लिया। उसने डेली टास्क लिस्ट बनाई, फंडिंग के लिए अप्लाई किया, रेसिपीज परफेक्ट की। लेकिन इन प्रैक्टिस